नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता और अध्यक्ष आर.के. ओझा जी, जिनसे हम काली कोर्ट यानी अधिवक्ताओं के अराजकतापूर्ण कार्य से संबंधित जो शासनादेश आया है उस पर कुछ चर्चा करेंगे, उनकी राय जानेंगे और कुछ सवाल है जो मैं सर से पूछने वाली हूं और उम्मीद है कि सर के जवाब आप सभी को सेटिस्फाई कर सके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। थैंक यू। सर, क्वेश्चन आंसर शुरू करूं इससे पहले एक अपील होगी आपसे कि आप अधिवक्ताओं के अधिवक्ता बन के मेरे क्वेश्चंस का आंसर दें। मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो जनता के सवाल हैं और आप उन सभी को काउंटर करें। उम्मीद है कि आप अच्छी दलीलें पेश करेंगे हमारे साथ। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि शासन द्वारा जो एक आदेश जारी किया गया है अधिवक्ताओं के अराजकतापूर्ण कार्य के लिए, उनको रोकने के लिए, तो सर ये बताइए कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो सही है कि नहीं? पहली चीज़ तो मैं आपसे एक बताना चाहता हूं कि अधिवक्ता अपनी काली कोर्ट में है तो किसी प्रकार से अराजकता का कोई भी काम नहीं करता। और मैं कठोर शब्दों में इस गवर्नमेंट ऑर्डर का जो सरकार ने किया है अविवेकपूर्ण है, बेहद बेवकूफ़ीपूर्ण है और मैं इसकी पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूँ। और सरकार को ये बात ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ अधिवक्ता ही अराजकता कर रहा है और एक भी घटना नहीं आएगी जहाँ पे अधिवक्ता अराजकता करता है। अधिवक्ता कभी कभी समाज की मांग के लिए, अपनी मांग के लिए और लोगों की मांग के लिए काम करता है। और रही बात है कि तो क्या कहते हैं, सरकार से लेकर के चपरासी तक अराजकता कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ब्राइब ले रहे हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे कि जो भी काम गलत करो सबके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे वकील हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सो सिंगल आउट वकीलों को किया है, मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। सर, आप कह रहे हैं कि और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो अगर शुरुआत अधिवक्ताओं से हो रही है तो गलत कहाँ है? नहीं, आपने गलत बात चले गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कोई भी अराजक है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन आप सिंगल आउट करना ये गलत बात है। समाज का हर वर्ग, ये सिर्फ अधिवक्ताओं के रेपुटेशन पर जो दाग लगाने का प्रयास किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। इनको जीओ ये करना चाहिएगा, समाज में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर हो, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे हाईकोर्ट का कोई बड़ा अधिवक्ता हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, डीएम, एसपी हो, एसएसपी हो, कोई भी अराजकता कर रहा हो, समाज में किसी प्रकार का उत्पीड़न कर रहा हो, गलत काम कर, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वकीलों का सिंगल आउट करना, मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। सर, इस जो ये आदेश है इसे गलत तरीके से अधिवक्ताओं पे केस हो सकते हैं। अगर इस बात की आड़ में कोई अराजक तत्व वाले कार्य कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है अधिवक्ता, तो क्या उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? उसके खिलाफ इस जियो से कहाँ कोई पावर मिल रहा है आपको? अगर कोई भी वकील डकैती कर रहा है तो आप 396 कर लीजिए। कोई वकील 376 कर रहा है तो माने रेप कर रहा है तो 376 करिए। कोई वकील चोरी कर रहा है तो उसके 379 का आप मुकदमा करिए। कहाँ मना है? कहाँ वकील के लिए कोई प्रोटेक्शन थोड़ा है कि कोई गलत काम करेगा तो उसके लिए कार्रवाई नहीं होगी। वकीलों के लिए तो और भी स्थिति, अगर गलत कर रहा है तो आप बार काउंसिल में उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। अच्छा, तो बार काउंसिल में सर क्या क्या ऐसे एक्शंस लिए जा सकते हैं? ऐसे अगर वकील क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व है या किसी पे है तो आप बार काउंसिल में देंगे। हमारी एक बॉडी है जो हमको इंक्वायरी करती है, अगर पाती है कि हम इलीगल एडवोकेट एक्ट्स के खिलाफ काम करें तो मेरे खिलाफ मेरे मेंबरशिप खत्म कर सकती है। अच्छा, हाँ सर, अधिवक्ताओं के प्रोफेशन में ऐसा होता है कि जो वो उनके एथिक्स होते हैं कि वो ज़मीनों का क्रय है ना, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो अधिवक्ता हैं वो इसी इलीगल काम में लगे हुए हैं। गलत आप कह रहे हैं, मोस्ट नहीं है, कुछ बहुत छोटा वर्ग है और उसको मैं विरोध करता हूं। और अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी स्टेट जो क्या कहते हैं उसे, जो जमीन कारोबार में किसी प्रकार से लिप्त नहीं होना चाहिए। प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी से काम करना चाहिए। और मैं इस पर अगर कोई काम आता है तो बार काउंसिल में आप लिखिए, बार काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उन पर उचित कार्रवाई करना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। सर, क्या इससे पहले ऐसे केसेस आए हैं जिन पे कि अधिवक्ताओं पे ये केस हुआ हो कि ये कई आए हैं जिनकी मेंबरशिप बहुत सारे लोग हैं। हम अगर इस समय मेरे पास लिस्ट में बहुत सारे अधिवक्ताओं की मेंबरशिप जा चुकी है, प्रोफेशन से हटाए जा चुके हैं। सर, कहते हैं कि जो ये अधिवक्ता होते हैं वो अपने क्लाइंट के भगवान होते हैं
उनका जो एथिक होता है वो अपने क्लाइंट के पक्ष को रखने के लिए होता है, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि ऊपरी कोर्ट को बहस के दौरान ही कहना पड़ता है कि आपकी बहस सही तरीके से नहीं हुई। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी बात ज़रा समझिए, हम जज नहीं हैं, हमको कानून के दायरे में जो भी बातें अपने क्लाइंट के हित में करनी है उसको मुझे करना है। आप एक समझे, जैसे हम लोग हैं बार में, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, तो दो प्रश्न आता है। एक होता है कि मैं अपने क्लाइंट के हित के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर से जज पूछता है कि मिस्टर ओझा व्हाट इज़ द लीगल करेक्ट लीगल पोजीशन, तो मैं वकील से हट जाता हूँ, उससे मैं बार का सदस्य हो जाता हूँ और असिस्टेंस टू द कोर्ट होता है, तो मैं अपने खिलाफ भी अपने जजमेंट देता हूँ कि हमारे खिलाफ भी जजमेंट इतने। अच्छा। और हमारे दो कैरेक्टर हैं, एक है वकील का, जब मैंने फीस लिया तो उसके बारे में किया, लेकिन जब हमसे जज ने पूछा कि व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन, तो मैं वकालत हट गई मेरी। देन आई एम बेंच एंड बार का रिलेशन, हमको करेक्ट सो चीज़ बतानी है, चाहे वो मेरे पक्ष में हो चाहे मेरे खिलाफ हो। सर निंदा के आगे क्या? अब तो शासन आ गया है और प्रशासन कार्रवाई तो करेगा ही। प्रशासन कार्रवाई करेगा। वकीलों से एक चीज़ बता दें, हम स्वतंत्रता ले सकते हैं तो अपने अधिकार को भी लेने की मेरे अंदर क्षमता है। आपको मालूम होगा इलाहाबाद पूरे इस स्वतंत्रता के आंदोलन में वकीलों का कितना बड़ा योगदान रहा है, तो ये तो छोटे मोटे गवर्नमेंट ऑर्डर 2 मिनट के अंदर सरकार को वापस लेना पड़ेगा। देखो तो कौन देने का। सर वैसे आप अधिवक्ताओं के बड़े नेता हैं और आपको ये बात भी पता होगी कि रेंट पे मकान उनको नहीं मिलते, अधिवक्ताओं को डरते हैं लोग देने से, ऐसा क्यों? आप क्या उनके तरफ से कोई स्टैंड? मैंने बताया ना कि किसी अगर पूरे पानी को एक मछली जो है गंदा कर देती है, वही स्थिति हमारे यहाँ कुछ 2 4 से 10 वकील हैं, उनके मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम स्वतः थे किराए पे मकान पे, हमारे मकान मालिक चाहते थे कि मैं मकान न छोड़ूं, बल्कि कुछ दिनों तक उन्होंने हमको अपना मकान मालिक बना के रखा था कि भैया सब आप देखिए मकान को। तो ये, लेकिन ये गलत है वकीलों का कैरेक्टर। मैं इसकी बिल्कुल भर्त्सना करता हूँ कि आप किसी भी उसमें हैं तो आप उनका संबंध बनाएं, आपका रिलेशन है और आपके हमारे क्लाइंट हैं और हम उनके टेनेंट हैं, तो वो संबंध और सम्मान होना चाहिए। ये बात नहीं आना चाहिए कि हम कब्जा करने की नीयत से हैं, बिल्कुल गलत बात है, हमारे एथिक्स के खिलाफ। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप बने रहे मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को ओझा जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। सर तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं जो लॉ करने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद भी केस नहीं लड़ रहे हैं, इनफैक्ट वो किसी और ही कामों में लिप्त है, जो कि अराजकता के कार्य भी हो सकते हैं। तो इनके खिलाफ ये जो लॉ मतलब कि शासन आया है, क्या इनके खिलाफ ये पारित नहीं होना चाहिए या मतलब लगना नहीं चाहिए? तो आपने देखा नहीं, उसमें उन्होंने कहा कि अधिवक्ता जो अराजकता में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अधिवक्ता वकालत नहीं कर रहा है तो वकालत अधिवक्ता कहाँ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ? तो इनके खिलाफ आप कैसे कानून की मांग करते हैं? 2 चीजें करें, नहीं सामान्य एक नागरिक रूप में उनके खिलाफ जो भी दफा बनती हो बनाइए आप, और अगर आपको लगता है कोई काम नहीं करें तो बार काउंसिल में लिख दीजिए, उसमें प्रोविजन आया, उनकी मेंबरशिप भी चली जाएगी, अधिवक्ता नहीं रहेंगे समाज जैसे। उनके खिलाफ आप सिंगल आउट मत करिए, मेरा ये कहना है, सिंगल आउट मत करिए, वो गलत है, अधिवक्ता भी गलत है, चाहे ऑफिशियल से गलत है, जो भी गलत काम करें उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सिंगल आउट करके बदनाम करना इस पेशे को, उसकी मैं पूरी रूप से फिर भी कहता हूं कि मैं उसका विरोध करता हूं। सर क्या आंकड़ा लगाते हैं आपकी ये अधिवक्ताओं के प्रोफेशन में रह के, मतलब बीइंग अ लॉयर, और उसके बाद भी वो अलग ऐसे काम कर रहे हैं जो कि इलीगल है, कितना आंकड़ा आपको लगता है कि है इस टाइम पे ऐसे पूरे प्रोफेसर में 1% 2% जो सही वकील, सिर्फ 1% या 2%, बस उसके अलावा नहीं है। वही लोगों ने गंदगी फैला रखी है। अदरवाइज हमारे 98% अधिवक्ता जो वकील हैं, वो आपको बताऊं, वकील सबसे ज्यादा डरपोक होता है, इसलिए वो कानून जानता है, इसीलिए वो गलत नहीं काम कर सकता है। अच्छा। हाँ। और सर या तो ये भी कह सकते हैं कि वकील कानून जानता है इसलिए वो गलत कार्य कर सकता है, लीगली कर सकता है। नहीं, आपको एक चीज, वो डिफेंड करता है, ध्यान दीजिए, वो अगर क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल अगर है, वकील है तो क्रिमिनल हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन अगर रियल एडवोकेट है तो उसको अगर किसी का 2 पैसा भी लेना होगा तो उसको लगेगा कि ये इसमें क्राइम हो रहा है, इसलिए वो काम नहीं करता है। अच्छा। सर तमाम अधिवक्ता ऐसे हैं जो कि ये फेक दस्तावेजों के कार्य में लगे हुए हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम करते, तो ऐसे में इनके खिलाफ क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, उनके खिलाफ जम के कार्रवाई होनी चाहिए, जिस दफा में आना चाहिए, आईपीसी में, सीआरपीसी में और अन्य एफएम से। जिसको अगर इस ढंग से कोई भी धंधा कर रहा है, वकील, मैंने कहा ना कि आप वकील को मत अलग करिए, सिर्फ जो भी इन्वॉल्व उसमें वकील भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन ये जियो बना करके आप एक वर्ग विशेष को आप सिंगल आउट करके उसके खिलाफ उसका अपमानजनक स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूँ।
सर हाईकोर्ट बार से संबंधित सवाल 3 सवाल है मेरे जो मैं आपसे करना चाहूँगी। आपने वादा किया था कि आप परमानेंट सदस्यों की कमेटी बनाएंगे, तो सर ये आपके कार्यकाल में ये कितना आगे बढ़ा? परमानेंट सदस्यों की कमेटी तो हमारी बन गई है अभी यहाँ पे, और आप उम्मीद करिए कि आपको मई में उसकी जो व्यवस्था है वो आपको सामने आ जाएगी। सर एक महत्वपूर्ण वादा था आपका पीपीएफ अकाउंट का, सर वो कितना अमल हुआ है? पीपीएफ अकाउंट जुलाई में उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण था, आज आपको बता दें आपके माध्यम से कि कूपन हम लोगों का था, कूपन लग रहा था 100 रुपये का वकीलों पे वकालतनामा पे। अच्छा। उसको मैंने कल से समाप्त करवा दिया है, कल से कूपन नहीं लगेगा। सर अभी हाल में ही लिस्टिंग को लेके आप लोगों ने हड़ताल किया था, सर उसका क्या रिजल्ट आया है? क्यों सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? नहीं देखिए, हम पूरा मेरी कार्यकारिणी और हम और हमारे सीनियर मेंबर भी मिलकर के बात कर रहे हैं। एक नई व्यवस्था चीफ जस्टिस महोदय लाना चाहते हैं कि लिस्टिंग जो जिसमें करप्शन था उसको कंप्यूटराइज करके मैनुअल हैंड से हटा करके टोटल कंप्यूटराइज सिस्टम से कर दिया जाए। अच्छा। अगर ये इंटेंशन जो साफ़ है तो उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मल्टीफेरियस वर्क है हमारे यहाँ हाई कोर्ट में, सफलता कितनी मिलेगी अभी उसकी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का अधिवक्ता पूरे सिस्टम से बहुत परेशान है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरा अधिवक्ता कितना परेशान है, क्योंकि हमारे यहाँ मुकदमे इतना भरमार कोरोना के बाद बचा हुआ है कि खास करके जूनियर अधिवक्ता उसकी परेशानी के साथ हम पूर्ण रूप से चीफ जस्टिस से कई बार टॉक कर चुके, डेली बात कर रहे हैं कि इसको सुधारने के लिए। देख रहा हूँ मैंने, हम लोगों ने किया है, परसों हमारी मीटिंग होगी, अगर इस हफ्ते तक सुधरेगा नहीं तो वी विल टेक फर्दर एक्शन ओवर द इशू। सर आपने बात की इलाहाबाद का अधिवक्ता परेशान है, सिर्फ आपने इलाहाबाद को क्यों कोट किया? इसलिए कहा कि ये लिस्टिंग की प्रॉब्लम पे आपने विषय किया। अच्छा। और सर आपने एक और बात बोली कि कोरोना के बाद काफ़ी केसेस हैं। सर इंडिया का कानून और स्पेशली ये जितने केसेस जो हैं यहाँ काफ़ी पेंडिंग है कई साल से, शायद इसीलिए लोग अब लॉ को बहुत हल्के में लेने लगे हैं। सर इस पे क्या कहेंगे आप, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? एक तो देखिए, हमारा गड़बड़ी ये है कि हमारे यहाँ 160 की स्ट्रेंथ है जजेस की, और कभी भी मैक्सिमम 108 या 9 से जज ज़्यादा नहीं दे पाए। अच्छा। तो ये केंद्र सरकार की, चीफ जज सुप्रीम कोर्ट की और हमारे इलाहाबाद जो कोलिजियम सिस्टम है इसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, और हम निवेदन करते हैं कि इसको मैक्सिमम मिनिमम अगर 125 स्ट्रेंथ कम से कम रहेगी, कभी भी 125 से कम नहीं होगी, तो 3 सालों के अंदर 2 सालों के अंदर जो हमारा समाज परेशान है मुकदमे को लेकर वो शांत हो जाएगा। और 160 की वैकेंसी कभी फिलअप नहीं हुई, पिछले 15 सालों से 160 की वैकेंसी है। और दुखद पोर्शन है कि आज की तारीख में आज हमारे यहाँ 90 या 92 जजेज हैं, 93 जजेज नहीं रहेगी। डिसाइड तो जज करना, वकील को थोड़ा करना है। हमारे 10 का 100 तो अभी मैं ऑर्डर करके दे दूँ। सर बार का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाने के लिए क्या योजना है आपकी? अभी तो इसको निर्णय हम कार्यकारिणी उस पर हमारे मेंबर, अभी मैं अमेंडमेंट डालने जा रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है कि मैं इसमें बहुत बड़ा संशोधन करने जा रहा हूँ। अगर आपके सामने अगली बात पे हम लोग फिर इसको रखेंगे। मेरी प्लानिंग है कि कम खर्चा हो चुनाव में, और एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर अध्यक्ष और कार्यकारिणी अच्छी मिल गई तो 2 साल नहीं 3 साल अच्छा चलेगा, और अगर कार्यकारिणी खराब मिल गई तो 1 साल चलाना भी अच्छा नहीं, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अभी उस पर निर्णय लेना है हमारे मेंबर ऑफ द बार। सर आज के शासनादेश को लेकर आप अधिवक्ताओं को और शासन को अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी से को, और जिन्होंने इस गवर्नमेंट ऑर्डर को इश्यू किया है, मैं उनसे निवेदन करता हूं इसको तत्काल वापस ले लें। अच्छा। एक समाज का प्रबुद्ध वर्ग, सबसे पढ़ा लिखा वर्ग अधिवक्ताओं का होता है जी, उसको सिंगल आउट करके बदनाम करने की जो प्रक्रिया की गई है ये बहुत ही निंदनीय है और बिना विवेकपूर्ण है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कहता हूं कि इसको तुरंत वापस लेकर लें, जिससे कि स्थिति काबू में रहे। अन्यथा अधिवक्ता अगर हमारा किसी भी कारण से उद्वेलित होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी इन अधिकारियों के ऊपर जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे टॉक शो में अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो अभी आपने सुना आर.के. ओझा जी को, जिन्होंने एक अपील की अपने अधिवक्ताओं से भी और शासन से भी। उम्मीद है इस पर गौर किया जाएगा। हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।